नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की। भाजपा ने निकाली विपक्ष की जाति जनगणना की काट की। बात करेंगे नीतीश कुमार के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने साधे निशाने की। पैसे के बदले संसद में सवाल पर रिपोर्ट से घिरी महुआ मोइत्रा की। चुनावी सभा मध्य प्रदेश पहुंची मायावती की। साथ ही जानेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुबली हिल्स को लेकर किए बड़े दावे की। विधायक लिखी गाड़ी में आरोपी पहुंचा जेल की। बात करेंगे जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में लगी भीषण आग की। पंजाब में पराली जलाने के मामले में संगरूर टॉप की। और आखिर में बात होगी प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना बना रही केजरीवाल सरकार की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। जम्मू कश्मीर के शोपियां के केतोहला इलाके में सेना ने TRFS से एक जुड़ा आतंकवादी मार गिराया। अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां के केतोलान इलाके में TRF से जुड़े एक आतंकवादी को मार गिराया है। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार आतंकवादी के कब्जे से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा हावी करने पूरी संभावना है। भाजपा ने भी विपक्ष की जाति जनगणना की काट निकाली है। रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर से एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए हैं। इस रैली के दौरान पार्टी की रणनीति में बदलाव के उन्होंने संकेत दिए। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 1 नवंबर की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि भगवा पार्टी एक बड़ी घोषणा करेगी जिसमें पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC संरक्षण की बात होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर 8 नवंबर को माफी तो मांग ली, लेकिन इसको लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा। इसी बीच बीजेपी के बड़े नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। अब शिवराज सिंह चौहान ने भी नीतीश कुमार पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों की जिंदगी में मैं खुशी के पल ला सकूं, वो मजबूर ना रहे, उनको हाथ ना फैलाना पड़े। मैं सोच रहा था क्या करूं अपनी बहनों के लिए। एक ही विचार मेरे मन में आया कि शिवराज सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दे, उनकी जिंदगी सुखी हो जाए। और मेरी बहनों, अभी तो दिवाली और धनतेरस आ रही है। वैसे मैं देता था 10 तारीख को, लेकिन अब तो मैंने कल ही पैसा डाल दिए। जाओ बाजार, खूब खरीदी करो। नारायण सिंह जी, आप भी जाओ बहनों के साथ खरीदारी करने। मैं भी 13 तारीख को मेरी लाडली बहनों के साथ ही खरीदी करने जाऊंगा। देखो, ये जिंदगी बदलने की योजना है। बताओ मेरी बहनों, लाडली बहना योजना से जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? कई बहनों ने कहा छोटे छोटे काम धंधे चालू कर दिए, और कुछ बहनों ने तो कहा कि भैया सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि घर में ही हमारी इज्जत बढ़ गई है, पूछ परख बढ़ गई है। अब तो सास भी बहुत प्यार से बोलती है, बहू अच्छी तो हो। और कई ने कहा कि हमारे पतिदेव पहले तो कई बार डांट डूट देते थे, लेकिन अब बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आगे की नहीं आए। और भैया सब सुन लेना, भाई लोग गुस्सा तो नहीं है ना, इतने ही थोड़ी रहने दूंगा। 2 चीजें और करूंगा। एक, जितनी बहनें रह गई है, हर गांव में 5-5, 10-10 रह गई, ज्यादा रह गई। अरे कितनी रही हो, चिंता मत करना। इस चुनाव के बाद सरकार बना के सबके नाम जोड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी बात, बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? बोले आपने नियम लगा दिया कि 21 साल में शादी हो जाए तो देंगे। हमें नहीं करना, हमें तो पढ़ना है। तो हमने तय कर लिया कि 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटी है उनके खाते में भी पैसा डालेंगे। और बेटियां तो देवियां हैं मेरी, भाइयों के लिए भी आ रहा हूं, चिंता मत कर बेटा।
देवियां हैं बेटियां, और बहनों को भी मैं देवी ही मानता हूं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां ही तो है। ये कांग्रेस के लिए नहीं है, उनके नेताओं के विचार अलग है। और कल तो नीतीश कुमार ने ऐसे शर्मनाक टिप्पणी की है मेरे बहनों और भाइयों कि शर्म आती है कि ऐसे लोग भी नेता हैं, लेकिन मेरे लिए बंदनी और पूजनी। और अब सुन लो, केवल 1250 नहीं, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। जैसे ही हो जाएगी 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा, 3000। तब मुझे चैन की नींद आएगी कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। वो अब हाथ नहीं फैलाएंगी, पैसा नहीं, ये सम्मान नहीं। महुआ मोइत्रा ने चला वुमेन कार्ड का। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी का पाला पहले किसी बंगाली महिला से नहीं पड़ा है। शायद हमारे लिए बंगाली महिलाओं का मतलब देवी माँ काली है, लेकिन आपके लिए वे सिर्फ एक वस्तु है। आप मेरी जैसी महिला को एक्सपेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वह भाजपा सरकार बेघर हो जाए। এই বিজেপির সরকারের নামই হচ্ছে এজেন্সি সরকার। আজকে এক্ষুনি আমাকে মিডিয়া ফোন করলো যে কোথায় কোন বিজেপির চোর ছাত্র সাংসদ ঝাড়খণ্ডের সে নাকি টুইট করেছে আপনার বিরুদ্ধে সিবিআই কমপ্লেন নিয়ে নিয়েছে। আমরা খুব ভালো, আমার বাড়িতে কত জোড়া জুতো আছে তোরা এসে ধরুন। কিন্তু আমি জানতে চাই যে সিবিআই কি এখন এতই বেকার যে 13,000 কোটি আদানি কোল স্ক্যাম কয়লা কেলেঙ্কারিতে এফআইআর করে রেজিস্টার করছে না, তাদের নাকি লোক নেই। বারবার সিবিআই ইডিকে কলকাতা হাইকোর্ট ডাকছে যে বিচারের গতিটা, ইনভেস্টিগেশনের গতিটা বাড়াচ্ছ না কেন, আর তারা বলছে আমাদের লোক নাই। তোদের নাকি লোক নাই, 13,000 কোটি টাকা আদানি কয়লা কেলেঙ্কারি দেখা তোদের লোক নাই। ন্যাশনাল সিকিউরিটি আদানি যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পারমিশন নিয়ে তুলে ফেলছে পোর্ট আর এয়ারপোর্ট, তখন সেখানে এনকোয়ারি করে তোমাদের সময় নেই। আর আমার কতগুলো জুতো আছে আর আমি কোন চুলের ক্লিপ করি সেটা জানো তোমার এত শখ। তোমরা বাঙালি মহিলা আসলে দেখোই নেই, তোমরা বাঙালি মহিলা দেখোই নেই। তোমাদের কাছে আমার কাছে মহিলা মানে দুর্গা কালী, তোমাদের কাছে মহিলা মানে সীতা। এই তো পার্থক্য, তোমরা আমাদের নিতেই পারো না। কিন্তু ভাই আমরা পৌঁছে গেছি সংসদে, তোমাদের ওখান থেকে খরচা করে তবে ছাড়বো, এই জিনিসটা পরিষ্কার। তাই আমি আপনাদের বলছি প্লিজ রিমেন স্ট্রং। আগামী 4 মাস কিন্তু আমাদের দলের ওপর, আমাদের লিডারদের ওপর এরা অনেক কিছু বদমাইশি করবে। উই হ্যাভ টু রিমেন। एमपी पहुंची मायावती ने चुनावों को लेकर धावा बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश विधानसभा सीटों पर पार्टी की पूरी तैयारी है। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे
देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही स्थिति हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। वैसे इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि यहां हमारी पार्टी मजबूत है, भाजपा का यहां ज्यादा प्रभाव नहीं है, यहां कांग्रेस की लहर है। लोगों को ये मानना चाहिए कि कांग्रेस विकास कार्य करेगी। तेलंगाना में कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं कर सकते, मैं यही बॉलर को खेलूंगा, यही डालेगा तो ये रन करूंगा, इसको नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं। कंपटीशन तो हमारा हर चीज़ है, हम बिल्कुल हम तैयारी है, हम स्ट्रांग लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। ऐसा मेरा मानना है कि हम जीतेंगे और पब्लिक मेरे साथ है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को आज तक कोई भी एक नेगेटिव कमेंट मिला नहीं। अगर कुछ भी एक बात भी कोई भी किसने भी नहीं कहा कि नेगेटिव, खाली जहाँ पे जाता हूँ लोग करते हैं अपना रोना रोते हैं कि बेचारे डेफिनेटली रोएंगे ना, क्योंकि अगर तो उनका कोई डेवलपमेंट हुआ, घर टूटे, घर सिंगल डबल बेडरूम हाउस दे रहे, खाली सामने से बना, अंदर जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, पूरा फोकल है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा ये कॉन्स्टिट्यूंसी को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा कि अगर आप यूपी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज कहते हैं, ये बहुत पिछड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। नाम बहुत बड़ा है बट अंदर अगर जाएंगे तो बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, जीरो काम है। आप कहीं पे भी लाइन जाएंगे, आप कोई भी गली में जाएंगे, ड्रेनेज का पानी लिखेगा और लोग तो ये पता भी नहीं है कि लोग को कि ड्रेनेज का और नॉर्मल पानी मिक्स होकर आ रहा है या नहीं। अब जब नल खुलता है यहाँ पे 2:30 बजे सुबह में खुलता है,
तो लोग सोने के टाइम पे उनके नल में पानी भरते हैं। तो डेफिनेटली कितना डिस्टर्बेंस है, लोग इतना डिस्टर्ब है और डर में है जुबलीज में लोग। यहाँ के जो एमएलए, जो पहले के जो एमएलए मांगोटी गोपीनाथ साहब जीरो काम करे, खाली डरा धमका के करे। अभी भी आपने देखा होगा, हमने स्पीच में लोगों सबने कहा है कि लोग को डरा रहे, डराने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनका पुलिस के साथ वो कुछ है, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है उनका अच्छा रैपो है। बट हमने कंप्लेंट किया है, पूरा कंप्लेंट किया है, हमको कोई परमिशन भी नहीं दे रहा है यहाँ पे और आगे नहीं दे रहे, बिल्कुल बहस काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 गाड़ियाँ यहीं पे रखे हुए हैं, परमिशन लेके भी 7 दिन से परमिशन नहीं दे। और यहाँ पे जो हमारे एसीपी है बिल्कुल काम नहीं करे, जो रिटर्निंग और नोडल ऑफिसर है उनका काम, दोनों मिलकर काम करें, हमको कोई सहायता नहीं मिल रही और कोई वो नहीं कर रही। तो हमने कंप्लेंट दिया है, इंशाल्लाह हम कंप्लेंट फिर से जितना भी देते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, क्योंकि हमको हर तरह से यहाँ पे रोका जा रहा है। कहीं जा रहे तो ये परमिशन नहीं दे रहे, उधर परमिशन नहीं दे रहे, 1 घंटे का परमिशन, 2 घंटे का परमिशन, कभी सुबह में पूछेंगे तो शाम में देंगे, शाम में पूछेंगे तो सुबह में देंगे, कोई हमको यहाँ पे वो नहीं मिल रहा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग पूरा जाके अपने पुलिस स्टेशनों पे पूरा धरना देंगे और उनको जब पता चलेगा कि काम कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और हर चीज में दुश्वारी कर रहे हैं। सोच है, कोई भी आदमी कुछ भी बड़ी जो भी सोच सकता है, बट लेकिन हमारी पार्टी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रांग है। हम यहाँ पे सॉलिड इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा उनका कुछ वो नहीं है यहाँ पे उतना। अगर आप देख रहे हैं तो जो भी लहर चल रही है यहाँ पे, कांग्रेस की लहर चल रही, और लोग ये बिल्कुल मान चुके हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट का काम करेगी और स्टेट को आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये स्टेट को दिया है। उसके बावजूद पिछले अगर 10 साल में अगर आप डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो मैंने जुबली हिल्स में जो हमारे डेवलपमेंट 0 डेवलपमेंट है, क्योंकि लोग कह रहे कि बंगारू तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ, कालेश्वरम प्रोजेक्ट हुआ, कालेश्वरम प्रोजेक्ट आज कोलैप्स हो गया ऑलरेडी, अभी कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे देखिए कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। खाली 10-15 बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से, ये कंप्यूटर के ऑफिस लाने से, वो आने से गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं होता है, खाली अमीर लोगों का फायदा होता है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है तेलंगाना में। स्पेशली एक एरिया जो जुबली हिल्स एरिया इतना बड़ा एरिया कहलाता है, अगर आप आके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। यूपी के कानपुर में पुलिस एक आरोपी मुलजिम को बीजेपी विधायक लिखी हुई गाड़ी में लेकर जेल पहुंची, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जेल के बाहर मीडिया कर्मियों को देखकर पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए। वहीं इसको लेकर पुलिस ने कहा कि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसीलिए आरोपी के रिश्तेदार की गाड़ी में ही उसे लेकर जेल पहुंच गई। राजस्थान के जयपुर से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है, वहीं 10 से 12 लोग झुलस गए हैं। घटना गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर फ्लाईओवर पर हुई। झुलसी हुई सवारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब लगभग 10 बजे का टाइम हो रखा है, ये लगभग 8:30-9 बजे के आसपास का घटनाक्रम लग रहा है। और इसमें अभी जो ये अरुणाचल प्रदेश की नंबर पर रजिस्टर्ड है बस, अभी हम इसकी डिटेल निकाल रहे हैं। फर्दर अभी हम 2 डेड बॉडीज इसमें से निकाली जा चुकी है, और जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले ही रेस्क्यू करके। तो हम होप करते हैं कि वो सभी, उनका जानो माल अभी तरीके से सुरक्षित है, और उनको फर्दर अगर जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र करा गया है उनके हम बयान लेंगे, उनकी पूछताछ करे जाएंगे कि किस घटनाक्रम के चलते इस बस के अंदर आग लगी है। वैसे देखने में पता चला है कि भी स्लीपर बस थी। सर, कितने लोग इसके अंदर सवार थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया अभी तक? देखिए, क्योंकि अभी इनिशियली ऑपरेशन स्टार्ट ही हो रखा है और अभी हम रेस्क्यू करा है बस को। अभी जो हमने जितनी भी कंडीशन थी उसको अपने कवर करा है। जितनी आग वगैरह लगाई थी और जो लगी हुई थी इसके अंदर ऑलरेडी, उसको बुझाया जा चुका है। फायर ब्रिगेड की मदद ली गई है, पुलिस मौके पे है, हमारे आला अधिकारी, हमारे कमिश्नर जो गुड़गांव है वो भी मौके पे हाजिर हैं, सारे अधिकारी हैं। और अभी ट्रैफिक को भी नियंत्रित करा जा रहा है। और अभी जो बताया कि मैंने 2 डेड बॉडीज़ इसमें से निकाली जा चुकी हैं, और फर्दर जितने भी लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। और जब उनसे एक बार बातचीत हो जाए, पूछताछ हो जाए, जब पता चलेगा और सारी बातें उपलब्ध। सर, ये कहाँ से बस निकली थी और कहाँ के लिए जा रही थी? सारा ही डिटेल्स आपको हम दे पाएंगे। अभी इनिशियल तौर पे हमने सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, सभी को रेस्क्यू करा गया है। और टोटल नंबर ऑफ कितने लोग थे इसमें, और उसके बारे में भी हम जब बता पाएंगे जब हमारे पास टोटल कैलकुलेशन नंबर ऑफ रेस्क्यू जो करे गए हैं और उसके बारे में आपको। सर, जो डेड बॉडीज निकाली हैं तो क्या वो किस हालत में थी सर? क्या देखिए, 2 बर्न बिल्कुल टोटली शेटर्ड उसमें सिचुएशन में बर्न डेड बॉडीज थी, और बाकियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐसी कोई ज़्यादा इंजरीज हमें नहीं लग रहा, कोई ज़्यादा सिचुएशन किसी को लगी होगी।
लेकिन जिस तरीके का इसमें हादसा हुआ है, किस कारणवश इसमें एक तरीके से आग लग गई है, उसके बारे में एक बार इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। ठीक है। कितनी दमकल विभाग की गाड़ी सर मौके पर आई और है? आला अधिकारी कितने मौजूद? देखिए, गुड़गांव पुलिस के सभी आला अधिकारी, कमिश्नर पुलिस भी हमारे यहाँ पर मौके। दिल्ली की सांसों पर संकट छाया हुआ है। हवा में यहां जहरीले कणों की भरमार है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के लगातार फरमान आ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का काम बंद नहीं हो रहा है। पंजाब के धान की पराली को आग लगाने के मामले में संगरूर टॉपर है। संगरूर में 7 नवंबर तक 3602 आग लगाने के मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद संगरूर पुलिस खेतों में जाकर किसानों को समझाती नजर आई कि वो पराली जलाना बंद करें। ही गांव की अनाज मंडियों के नुक्कड़ नाटक के जरिए भी किसानों को पराली को आग न लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी NCR के लोगों प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। इस बीच राजधानी में आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश कराने की योजना पर विचार चल रहा है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ राजस्व मंत्री आतिशी और अन्य अधिकारियों ने IIT कानपुर के विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की। वे क्लाउड सीटिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी। इसके पहले 12 सितंबर को दिल्ली सचिवालय में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव IIT कानपुर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बारिश के मौसम में अगर बादल हैं और बारिश नहीं हो रही है उस समय बारिश कराने का है, तो दिल्ली में खासतौर से सर्दियों के मौसम में अगर बारिश कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें। आज IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खासतौर से अगर 40% भी अगर क्लाउड है तो बादल हैं तो बारिश करा सकते हैं। उसके लिए आज बैठक में तय हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव, डिटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिशंस चाहिए। तो अगर सभी लोग मिलकर के एक साथ प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।